हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज थोड़ा सा वीडियो लेट आई है, अदरवाइज़ कल से वही हमारा सेम टाइम रहेगा 8 बजे, और 8 बजे ही आपको क्लासेस मिलेगी। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम 2018 का जो हिंदी लैंग्वेज का पेपर है उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कंठ स्थानीय वर्ण वर्ग बताइए। तो आपको मैं बता दूं, वर्णों की अगर बात करते हैं और उसमें व्यंजन की अगर बात की जाए, क च ट त प। क वर्ग में क ख ग घ ण 5 होते हैं, क ख ग घ ण 5 वर्ण हो गए। वैसे च वर्ग में 5, ट में 5 हो गए, ट को लगा के त लगा के 5, प लगा के 5, तो टोटल कितने हो गए? ये 25 हो गए। अब जो क वर्ग होता है, क ख ग घ ण, ये कंठ से बोला जाता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ है। मतलब क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, आपका जो कंठ तालु मूर्धा दंत हो जाएगा त वर्ग, और प वर्ग होता है ओष्ठ से उच्चारित, है ना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट करिए। या मैं कहूँ कि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जी हाँ, जीभ के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है ना, वो कंठ ध्वनियाँ यानी कि व्यंजन कहलाती। जैसे क ख ग घ ड़ आपके क्या है? कंठ व्यंजन है, यानी कि क वर्ग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग क्या है? कंठ है। च वर्ग आपका तालु हो जाएगा, कंठ तालु, ट वर्ग मूर्धा हो जाएगा, प वर्ग ओष्ठ, होठों से होठ गोल हो जाते बोलते समय। हिंदी साहित्य में मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? आपसे पूछा गया है। मैथिल कोकिल कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और पदावली मैथिली भाषा के यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ रचना है पदावली, और मैथिल कोकिल है विद्यापति, बहुत ही महत्वपूर्ण। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संस्थापक त्रय में कौन नहीं थे? तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संस्थापक त्रय में कौन शामिल नहीं थे? इसकी स्थापना हुई है 16 जुलाई 1893 को काशी में 3 विद्वान श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह के द्वारा हुई थी। सो कौन नहीं है? रामचंद्र शुक्ल नहीं है, इनके द्वारा नहीं हुई। और यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो जाएगा? डी आपका सही होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है अलंकार से, और अलंकार से देखो भाई, मूलन की ही जहाँ अधोगति केशव गाय, होम हुतासन धूम नगर एके मलिनाइन, इस पद में कौन सा अलंकार है? यहाँ अधोगति को केवल मूलन तक सीमित कर दिया गया है, अतः यहाँ परिसंख्या अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा? परिसंख्या। जहाँ कोई गुण अन्य सब स्थानों से हटाकर केवल एक ही स्थान तक सीमित कर दिया जाता है, वहाँ पर परिसंख्या अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन आता है रस निष्पत्ति में संचारी भावों की संख्या। आप खुद सोचिए, 2024 का अगर आप पेपर देखेंगे और आज 2018 वाला पेपर देखेंगे, तो आप हिंदी क्या हर एक सब्जेक्ट को देखो, कितना टफ पेपर था, है ना। मतलब थोड़ा सा तो है, दमदार है, लेकिन 24 वाला बहुत ईजी था। आई होप सो, उम्मीद करते हैं कि अभी जो 25 में है वो भी 24 की तरह है। रस निष्पत्ति में संचारी भावों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले जो अस्थिर मनोविकार हैं, उनको क्या कहते हैं? संचारी भाव। इनके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाते हैं, है ना। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। जैसे हर्ष, विषाद, त्रास, वृणा इनकी लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, द्युति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिता, अपस्मार, व्याधि, मरण, ये सब क्या हैं? संचारी भाव हैं। कौन सा शब्द कमला का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द है जो कमला का पर्यायवाची है ना। कमला के होते हैं जैसे पद्म, इंदिरा, पद्मासना, रमा, लक्ष्मी, श्री, विष्णुप्रिया, सिंधुजा, क्षीरोतनिया। अब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? भार्गवी। कौन सा हो जाएगा? भार्गवी। नाविक शब्द में कौन सी संधि है? जब
ए, आई, ओ और औ के बाद कोई अलग स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आता है ना, तो ए जो होगा इसका हो जाएगा ऐ, जो ए आई होगा इसका हो जाएगा यहाँ पर आय, जो ओ होगा उसका हो जाएगा औ, जो औ होगा उसका हो जाएगा औ। तब कौन सी संधि होती है, यहाँ पर अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तोड़ के देखो, नौ, नौ धन इका यहाँ पर, और यहाँ पर जो औ, ठीक है, अव धन ई, आव, आव बनेगा। इसमें किस में चेंज होता है, आव में परिवर्तित होता है। अगला है यहाँ पर कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं, जल्दी से, संज्ञा सर्वनाम के साथ या क्रिया धातु के साथ, किसके साथ जुड़ते हैं, ऑप्शन डी क्रियापद। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के बाद लगाए जाते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय क्रियापद शब्दों के साथ जुड़ते हैं, जैसे पाठ शब्द में अक जोड़ने से पाठक बनता है। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास कौन सा होता है, जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत का, मतलब एक तीसरा ही अर्थ निकाल रहा है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर चक्रपाणी, चक्रपाणी है ना, इसका अगर तोड़ेंगे, चक्र है पाणी यानी कि हाथ, पाणी का मतलब हाथ, चक्र है पाणी यानी कि हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। यहाँ पूर्व पद चक्र, उत्तर पद पाणी मिलकर एक तीसरा पद विष्णु की ओर संकेत करते हैं। तो किसका उदाहरण हो जाता है ये, बहुब्रीहि का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव है ना, तद्भव शब्द नहीं है। यहाँ पर दही, पानी, कोयल ये आपके तद्भव हैं, लेकिन आकाश तत्सम है और आकाश का तद्भव क्या हो जाएगा, आसमान होगा। हंसा थे, हंसा थे सो उड़ गए कागा भय दीवान, इसका अर्थ, हंसा थे उड़ गए कागा भय दीवान, अयोग्य व्यक्ति का आदर, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं, श्याम नारायण पांडे सही, रश्मि रथी इनकी है, नागार्जुन अब भूमिज्ञा, जयशंकर प्रसाद अर्चना इनकी रचना है। लेकिन अगर मैं प्रेम पथिक की बात करती हूँ तो प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की है, किसकी है, जयशंकर प्रसाद, 1909 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका गलत है। वेद नखत ग्रह जोरी अरध करी, सोई बनत अब खात, उक्त में कौन सा दोष है। जहाँ शब्द का अर्थ बड़ी खींचतान करने पर समझ में आता है वहाँ कौन सा क्लिष्टत्व दोष होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे इसमें समझने में कठिनाई होती है। इसका अर्थ है कि नक्षत्र 27 होते हैं, वेद 4 होते हैं, ग्रह 9 होते हैं, लेकिन 27 4 और 9 जोड़ने पर 40 होते हैं, है ना। अब उसका आधा या दूसरे शब्दों में 40 का आधा 20, इस तरीके से इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संप्रदाय के अधिष्ठाता आचार्य कौन थे। तो यहाँ पर कौन है, आनंदवर्धन। विपन्न शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विपन्न। अगर विपन्न का आपको मतलब पता है, विपन्न का मतलब होता है गरीब, और गरीब, अगर विपन्न गरीब है तो मतलब संपन्न क्या हो जाता है, अमीर। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नांकित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है, मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। ईदगाह आपने पढ़ी होगी अपनी स्कूल में, सौत पढ़ी होगी, आत्माराम पढ़ी होगी, लेकिन सुखमय जीवन ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समुचित शब्द चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति। भारतीय संविधान में हिंदी को मातृभाषा कहा गया, संपर्क भाषा का, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। हम पढ़ते हैं राजभाषा, ऑप्शन डी। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आपको 48 से 51 इस पद्यांश को पढ़ना है और इस पद्यांश के आधार पर
जो है आपने क्या करना है, आंसर करना है। प्रतपित रवि तिखी रश्मियों से सिखी हो, प्रतिपल चित्त से जो मेघ को चाहता है। ब्रज जन बहुतापों से महातप्त हो के, वन घन तन स्नेही है समुत्कंठ जो ही। नव जलधर धारा जो समुद्राव होते, कतिपय तरु का है जीवनाधार होती। हितकर दुख दुघों का दुग्धों का उसी भांति होगा, नव जलद शरीरी शाम का सत्य आना। तो प्रतिपित मयूर को किसकी चाह है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग कि जो प्रतिपित मयूर है उसको किसकी चाह है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, काव्यांश के अकॉर्डिंग मेघ की चाह। किसकी चाह है, मेघ की चाह है। और यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी करेक्ट आंसर होगा, है ना, है ना। ये जो पध्यान से सूर्य की तीव्र किरणों से उत्पन्न गर्मी और उसके कारण ब्रज के लोग और वनस्पति के कष्ट को दर्शा। जो बादलों यानी कि मेघ और वर्षा की कामना करते हैं, भगवान कृष्ण यानी कि शाम के आगमन की तुलना नए बादलों से करते हैं, जो दुख रूपी अग्नि को शांत करने और जीवन का आधार बनने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका सूर्य की तीखी किरणें भयंकर क्या कर रही हैं, गर्मी उत्पन्न कर रही हैं। क्या कर रही हैं, गर्मी उत्पन्न कर रही हैं। ब्रज के लोग वन घन तन यानी कि वन बादल शरीर, है ना, वन बादल शरीर सभी गर्मी से व्याकुल होकर हर पल बादलों की क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। जिस प्रकार नए बादलों की धारा जीवन का आधार बनती है ना, उसी प्रकार और वृक्षों के लिए जीवनदायिनी होती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण यानी कि शाम का आगमन दुख रूपी अग्नि को शांत करने वाला और हितकर होगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेघ की बोल रहा है। प्रतिपित मतलब मयूर, मेघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49, ब्रज के लोग किस संताप से संतप्त हैं। सो 49 का ऑप्शन है कृष्ण के वियोग से हैं। किसके हैं, कृष्ण के वियोग को यहाँ पर दर्शा रहा है। अगला यहाँ पर आता है कि शाम का घर लौटना किसके लिए हितकर है। शाम का घर लौटना किसके लिए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर दुख दूर करने के लिए। किसके लिए, दुख दर्द दूर करने के लिए। ब्रज के लोगों का, किसके, ब्रज के लोगों का दुख दर्द दूर करने के। प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा छंद है, तो इसमें जब आप काव्यांश में छंद को देखेंगे तो यहाँ पर होता है मालिनी, और मालिनी एक संवर्ण वृत्त छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 2 नगण, 1 भगण, 2 यगण के क्रम में 15 वर्ण होते हैं। 8वें और 7वें वर्णों पर यति होती है, इसलिए मालिनी छंद होता है। अगला क्वेश्चन आता है, फिर से आपको गद्यांश पढ़ना है, और गद्यांश जब भी आप पढ़ें या पद्यांश पढ़ें आपको अपने इस से अलग नहीं जाना है बिल्कुल भी। जो चीज़ उन्होंने कही है उसको समझना है और उसी के बेस पे आंसर करना है। अब यहाँ पर गद्यांश है और 52 से 55 तक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। राष्ट्र निर्माण का प्रथम सोपान है चरित्र निर्माण, है ना। कोई राष्ट्र समृद्ध है, इससे तात्पर्य उसकी वैज्ञानिक भौतिक समृद्धि से है। ये अर्थ अधूरा है, यह दृष्टि ही खंडित है। समृद्धि यदि आंतरिक नहीं है तो वह अधूरी है। साहित्य कलाओं के बिना यदि जीवन की पूर्णता और चेतना की चमक पाई जा सकती थी तो अरस्तु जैसा पश्चिम का भरत मुनि अपने पॉलिटिक्स और पोइटिक्स में अनुकरण, विरेचन और तरासी की चर्चा करते समय काव्य कला को जीवन का पुनर्सर्जन नहीं कहता। पठन पाठन भी प्रकारांतर से जीवन का पुनर्सर्जन करता है। वह अभ्यांतर को झंकृत करता है, लोगों को जगाता है, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। फ्रांसिस बेकन ने अपने पके अनुभव से कहा, पठन एक पूर्ण मनुष्य बनाता है और लेखन सटीक मनुष्य बनाता है। अधूरापन न ज्ञान का ठीक होता है न जीवन का। जीवन की रिक्तता के भराव में पुस्तकों से निकले शब्द झड़ते अर्थ कांता समित बोलते हैं। इन्हें थोड़ी समझ के साथ बैठकर सुन लो।
अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी समृद्धि क्या होती है? अभी जस्ट आपको उससे बाहर जाना ही नहीं है ना, तो वो क्या है? चरित्र बल, यानी कि ऑप्शन सी। खंडित दृष्टि से लेखक का आशय क्या है? खंडित दृष्टि से लेखक का मतलब होता है भौतिक प्रगति मात्र को राष्ट्र की समृद्धि मानना है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि वैज्ञानिक और भौतिक समृद्धि से जुड़ी होती है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन के पुनर्सर्जन का तात्पर्य क्या है? जीवन में नई ऊर्जा के संचार से है। किससे है? नई ऊर्जा के संचार, ऑप्शन बी, है ना, कि नई ऊर्जा हमें पुनः नवनिर्माण के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। नेक्स्ट आता है, व्यक्ति के आभ्यंतर को झंझकृत करने का प्रमुख साधन क्या है? साहित्य कलाओं के प्रति अनुराग। पठन पाठन भी जीवन का पुनर्सर्जन और आभ्यंतर को झंझकृत करता है, यानी कि साहित्य कलाओं के प्रति अनुराग। छात्रों की वर्तनीजन्य त्रुटियों, छात्रों की वर्तनीजन्य त्रुटियों के निराकरण का सर्वोत्तम उपागम क्या है? वर्तनी रिलेटेड जो उनकी त्रुटियां होती हैं उसका क्या है उपाय, उपागम? वो होता है उपचारात्मक शिक्षण। कौन सा? उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण या अनुदेशात्मक कार्य होता है, जैसे किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों के ग्रुप को, समूह को किसी विषय से रिलेटेड किसी विशेष समस्या या कठिनाई के निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। भाषा शिक्षण को प्रभावी एवं रुचिकर बनाने की नवीनतम विधा क्या है? अगर भाषा शिक्षण को प्रभावी और रुचिकर बनाना है तो उसकी नवीनतम विधा क्या है? शिक्षण में टैबलेट का प्रयोग। ऑप्शंस आपका बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की कौशलात्मक अभिवृद्धि का विकास, छात्रों की उदात्त भावना का संवर्धन, या छात्रों की तर्क व चिंतन शक्ति का विकास, या छात्रों का चारित्रिक विकास। ऑप्शंस बी, छात्रों की उदात्त भावनाओं का क्या हो जाएगा? संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 है, भाषा अर्जन है सहज स्वाभाविक प्रयासपूर्ण, शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग, या भाषा की कक्षा में ही संभव? भाषा जो होती है, आपको मैंने पहले भी कराया है, अर्जन सहज स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन उस प्रक्रिया, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके द्वारा मानव मनुष्य भाषा को ग्रहण करने, समझने की क्षमता अर्जित करता है और बातचीत करने के लिए अपने शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करता है। यहाँ पर क्या है? ऑप्शन सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? आपसे पूछा गया है। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसी है? नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन से। तो ये थे आपके 2018 के हिंदी के क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।